नमस्कार दोस्तों, मेंटर्स एंड मास्टर्स में आपका स्वागत है। आज अपने गेस्ट की अनुमति से मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। आज मैं आपको गेस्ट के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। आज मैं उनका इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा। आप उनकी बातें सुनिए, उनके विचारों को सुनिए और उसकी गहराई को समझिए। अगर आपको उनकी बातें अच्छी लगे, उनके विचार आपको प्रभावित करते हैं, तो वीडियो के अंत में शॉर्ट में उनका इंट्रो दूंगा और यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें खोजें, उन्हें ढूंढें, उनके बारे में पढ़ें और उनकी कृतियों को पढ़ें। तो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। सर, बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। वी आर ऑनर्ड। लेकिन इस पॉडकास्ट की शुरुआत बहुत हल्के फुल्के क्वेश्चन के साथ करना चाहूँगा। सर, यू आर अ ग्लोबली अक्लेम्ड इंटेलेक्चुअल, एक राइटर हैं, प्रोफेसर हैं। लेकिन शुरुआती दौर में कॉलेज के टाइम पे आपका फोकस सिर्फ पढ़ाई लिखाई पे था या कुछ बवालबाजी, कैंटीन बाजी, दोस्तों के साथ मस्ती, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मारपीट, कुछ किया सर आपने? देखिए, आपके सवाल से ऐसा लगता है कि जैसे जैसे आप ग्लोबली रिनाउंड इंटेलेक्चुअल और ये सब कह रहे हैं, वो जैसे माँ के पेट से ही 70 साल का निकला हो। ऐसा होता नहीं जी है। जी जी जी। मैं भी स्टूडेंट था तो बहुत कुछ जो चीज़ें आपने जिक्र किया, जिनका ग्वालियर में और उसके बाद खास करके जेएनयू में जी बहुत स्टूडेंट के तौर पर एक्टिव लाइफ थी। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी हिस्सेदारी करता था और सब दोस्तियाँ भी थी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो आपने कहा वो सब भी था। और जेएनयू में जो मेरी गर्लफ्रेंड बनी, आज वो जीवन संगनी है मेरी, क्या बात है। सुमन जी। जी लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, आपके सवाल पर जब मैं सोचता हूँ तो इस सब के बावजूद, सारी एक्टिविटीज़ और इस सब के बावजूद, एक लेवल पर मैं इंटेंसली प्राइवेट व्यक्ति था। और ये जो इंटेंसली प्राइवेट होना है और जो अपनी प्राइवेसी पर इंसिस्ट करना है, अर्पित, ये तब से रहा जब से मैंने होश संभाला है। जब मैं नितांत बच्चा था जी तब भी मैं एक तरह से एकांत प्रिय, अपने में मस्त रहने वाला, दूसरे बच्चों के साथ खेलता कूदता बहुत कम था। खेलता था लेकिन बहुत ही कम। और या तो कुछ पढ़ते रहना या आकाश देखते रहना या अपने बैठे कमरे में या कहीं भी बैठे हैं तो चुपचाप अपने न जाने क्या क्या सोचते रहना, कल्पनाएं करते रहना। स्कूल में भी बहुत कम दोस्त थे। कॉलेज में थोड़ी बहुत चीज़ें बढ़ी जब मैं ग्वालियर में एमएलबी कॉलेज में मैंने बीए किया, वहीं जी से एमए किया। तो और जब जेएनयू आया तो फिर मुझे जैसे अपने मन जैसा माहौल मिला। जी और जेएनयू ने मुझे बदला भी, बनाया भी और एक तरह से अपने आप को पहचानने का अवसर दिया। इसलिए मेरी सामाजिकता सबसे ज़्यादा मुखर और सक्रिय जेएनयू में ही थी। और जो बाकी चीज़ें आपने बवाल आदि का जिक्र किया, वो ग्वालियर में भी बहुत किए, जेएनयू में भी यत्किंचित किए, तो वो सब किया है। जी लेकिन उस सब के बावजूद एक इंटेंस सेंस ऑफ प्राइवेसी, जैसे जेएनयू में मान लीजिए कि मैं अपने 11 साढ़े 11 बजे अपने हॉस्टल के कमरे में चला गया, जी तो उसके बाद मेरे करीबी दोस्त भी जानते थे कि दे आर नॉट वेलकम नाउ। अब मैं अगर अपने ठीक बात। कैंटीन से उठ के या गंगा ढाबे से या नीलगिरी से उठ के अपने कमरे में चला गया हूँ पेरियार में, तो फिर वो मैं पसंद नहीं करूँगा कि कोई आए। उसके बाद का जो समय है, चाहे मैं सुबह 2 बजे सोऊं, चाहे 3 बजे सोऊं, या जाते ही सो जाऊं, देन दैट्स माय मोमेंट। मैं तो फिर एक पसंद, बैलेंस्ड अप्रोच चल रही थी। बैलेंस्ड पता नहीं, लेकिन मैंने जैसा कहा कि एक, जैसे कहते हैं ना, भीड़ के बीच अकेला, ये अभी भी सच है। जब मैं बहुत सारे लोगों से बात कर रहा होता हूँ, लेक्चर दे रहा होता हूँ, बहुत सारे लोग आते हैं, बात करते हैं, तब भी कहीं ना कहीं एक अजीब तरह का डिटैचमेंट, एक तरह का एक अकेलापन मेरे मन में रहता है। नहीं, वो और लोनलीनेस है। एकांत है, एकांत। लोनलीनेस नहीं है। राइट बहुत अच्छा राइट सवाल राइट। पूछा जी आपने, जी 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 बहुत अच्छा सवाल जी पूछा। जी जी। लोनलीनेस और एकांत में फ़र्क है, मुझे एकांत कहना चाहिए। बिल्कुल। सही शब्द यही है। मैं अपने एकांत का बहुत आग्रह करता था और आज भी करता हूँ। जी और अभी भी मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो हमेशा भीड़ में घिरे रहना पसंद करें या बहुत सारे लोगों से मिलते जुलते रहना पसंद करें। नो, आई इंसिस्ट ऑन माई प्राइवेसी। नहीं सर, यूजुअली दो तरह के लोग होते हैं जो भीड़ में जाना नहीं चाहते, बात करना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते। वो यूजुअली एक अच्छे वक्ता नहीं होते हैं। और जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, वो अच्छे वक्ता नहीं। लेकिन जो लोग बाहर जाते हैं, 10 लोगों से रोज बात करते हैं, उन्हें पसंद होता है, वो अच्छे वक्ता भी बन जाते हैं। लेकिन यहाँ आपने दोनों बातें कही।
डेली आप किसी ना किसी जगह स्पीच दे रहे होते हैं, लेक्चर दे रहे होते हैं, पॉडकास्ट कर रहे होते हैं, और एक लंबी भीड़ आपको सुन रही होती है, और फिर आप एकांत में रहना पसंद करते हैं, यहाँ तक कि उस भीड़ में रहते हुए भी आप अपने आप में भी रहते हैं। तो ये थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ है। कॉन्ट्राडिक्टरी कुछ नहीं है, ये बहुत स्वाभाविक है जी कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है इसमें, कम से कम मुझे कुछ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं लगता। जी जी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं बोलता हूँ, और आपने एक तरह से ठीक ही का लगभग रोज़ कहीं ना कहीं बोल रहा होता हूँ, या हर दूसरे चौथे दिन देश में विदेश में ठेठ एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस में, जिसमें कुल मिला के 15-20 लोग बैठे हैं और बहुत ही टेक्निकल किस्म के पर्चे इतिहास या लिटरेचर पर पढ़े जा रहे हैं, और बहुत ही लोकप्रिय किस्म के कार्यक्रमों में भी कॉलेज में बच्चों के बीच या इस तरह हर तरह से मैं कंफर्टेबल हूँ। और मैं जहाँ भी बोलता हूँ, चूँकि बहुत तैयारी के साथ बोलता हूँ, तो उस लेवल पे मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि लोग मिस करते हैं क्राउड, वो मेरे साथ नहीं। राइट। मतलब, और मैं अब इन दिनों तो मैं महसूस करने लगा हूँ कि अब थोड़ा कम किया जाए और बैठ के घर में जो है बतकही की जाए थोड़ी सी। बतकही नहीं, काम किया जाए। बतकही तो घर में करते ही रहते हैं, लेकिन काम किया जाए। जी 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 लेकिन ये आपने जो कहा सही है, अपेरेंटली कॉन्ट्राडिक्शन लगता है, लेकिन है मेरे केस में नहीं है। सर, मेरे साथ दोनों चीज़ें हैं। आजकल तो बहुत मुश्किल है, मतलब अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है कि अगर किसी से कह दो कि आप 1 घंटा अपने साथ बैठ जाइए तो बहुत मुश्किल है। 1 घंटा मतलब ये तो बहुत ऐसा बड़ी बात कर, ठीक बात। अपने साथ आप ये तजुर्बा करके देखिएगा, ये दूसरे की समस्या नहीं है, ये मेरी और आपकी भी समस्या है। अपने साथ का मतलब है मोबाइल मुक्त। ठीक बात है। आप 10 मिनट नहीं बैठ सकते। आपको 10 मिनट में, देखिए पहले जब हम लोग बच्चे थे या ये वक्त थे, तो अकेले बैठे हैं तो बोर होना जिसको कहते बोर हैं, होना। उससे मुक्ति का एक ही तरीका था कि आप घर के बाहर चले जाएं। बाद में थोड़ा टेलीविज़न वगैरह आया, उसका एडिक्शन शुरू हुआ। अब तो ये है कि मतलब पहले इस बात की बड़ी तारीफ होती थी, खासकर इंग्लैंड की, कि अगर आप इंग्लैंड में किसी सार्वजनिक वाहन में चल रहे हैं, ट्रेन में या मेट्रो में या कहीं भी, तो अधिकांश लोग पढ़ते दिखते थे। अब मैं जो पिछले दिनों गया तो मुझे देख के बहुत रोचक लगा, क्योंकि जब मैं 20-25 बरस पहले, और उसके बाद कई बार इंग्लैंड गया हूँ अलग अलग जगहों पर, पिछले वर्षों में धीरे धीरे ही परिवर्तन वहाँ आ गया है। अब लोगों के हाथ में किताबें नहीं होती हैं, मोबाइल होते हैं, और मोबाइल पर वो पढ़ नहीं रहे होते। ये इससे प्रमाणित होता है कि सबके कान में वो बिल्कुल ब्लूटूथ वाला वो लगा रहता है। तो आप अर्पित 1 घंटे की बात कर रहे हैं, आज हालत ये हो गई है कि एक सार्थक एकांत, जिसे संवाद परक एकांत कहें, उसे 10 मिनट साधना मुश्किल है। ठीक बात है। सर, यहीं पर इसी से जुड़ी हुई एक बात है कि लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया है। बहुत कम लोग पढ़ रहे हैं, और अगर पढ़ भी रहे हैं तो जो जॉनर है वो बिल्कुल अलग है, थोड़ा मसालेदार है, एंटरटेनमेंट है। उस दौर में आप किताबें लिख रहे हैं, आपको क्या लगता है वो कैसे लोगों तक पहुंच रही होगी? इस पर फिर मैं कहूँगा कुछ, तो आपको लगेगा कि कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहा हूँ। एक तरफ मैं चाहता हूँ कि मेरी किताबें अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचें, जी दूसरी तरफ मैं अधिक से अधिक लोगों तक किताबें पहुँचाने के लिए कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। जैसे मेरे उपन्यास नाकोहस पर एक बार गोष्ठी हुई थी दिल्ली में, तो किसी ने कहा कि अगर ये थोड़ा आपने जटिल बना दिया है इसको, और थोड़ा अगर ये उस तरह सहल सरल स्ट्रक्चर में लिखा गया होता तो बहुत लोगों तक पहुंचता। तो मैंने उसके उत्तर में यही कहा था कि मैं किसी भी लेखक की तरह मैं चाहता हूं कि मेरी किताब की लाखों प्रतियां बिकें और करोड़ों की रॉयल्टी आए, और प्रकाशक का भी भला हो, मेरा भी भला हो। लेकिन लाखों प्रतियां बेचने के लिए मैं अपने कंटेंट पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। मैं ये चाहता हूं कि मेरी किताबें अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, लेकिन मैं इसके लिए कैसे कहूँ, मार्केट की डिमांड्स को फॉलो नहीं कर सकता। अब जैसे यही किताब है, चल रही है, अभी लोग पढ़ रहे हैं, अच्छी चल रही है। कुछ लोगों ने इस पर टिप्पणी की कि साहब इसको पढ़ने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो मैंने कहा कोई किताब अगर आप विचार संबंधी किताब पढ़ रहे हैं और उसे पढ़ने में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही, तो मैंने कहा कि सच बात तो ये है कि अच्छा जासूसी उपन्यास पढ़ें। उसे पढ़ने के लिए भी दिमाग को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक बात। तो मेरी किताब पढ़ने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ रही है, तो आपको लग रहा है कि किताब की कमजोरी है, मुझे लग रहा है कि किताब की बहुत बड़ी ताकत है। ठीक ये आपको सोचने के लिए मजबूर कर रही है। दैट्स इट। लेकिन सर, इसका एक और एस्पेक्ट है, मतलब
मैं आपसे बस चूंकि आपने मौका दिया है इसलिए बोल पा रहा हूँ, अदरवाइज आई एम नोबडी टू से दिस। इसका एक और एस्पेक्ट है कि आपने कहा मैं अपने कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, लेकिन आपको नहीं लगता कि कंटेंट से भी ऊपर एक चीज़ है, इम्पैक्ट ऑफ दैट कंटेंट। अगर वो इम्पैक्ट इतना सॉलिड होए कि बहुत लोगों तक पहुँचे तो बहुत लोगों का भला हो, तो क्या हम लोगों को उस इम्पैक्ट के लिए, क्योंकि आपके पास वो नॉलेज है, आपके पास वो विजन है, आपके पास वो एक्सपोजर है, आपके पास सब कुछ है, वो अगर मासेस तक नहीं पहुंचेगा तो वो चेंज नहीं, कैसे मैंने बड़ी आएगा? हद तक किया है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये मैंने किया भी है। मैंने ये बात रियलाइज़ की है, और इसका जो मुझे उस तरह पढ़ते होंगे सिलसिलेवार ढंग से, तो जैसे मेरी किताब है विचार का अनंत, सन 2000 में छपी थी, वो बहुत ही एक तरह से बहुत ही मतलब सुकुम्पित गद्य में लिखी गई है, डेंस प्रोज में लिखी गई है, और इसलिए उसके बारे में एक स्वर्गीय आलोचक ललित कार्तिकेय, बहुत अच्छे आलोचक थे वो, उन्होंने एक समीक्षा में लिखा था कि इस किताब के एक एक पैराग्राफ पर एक एक लेख लिखा जा सकता है, इतना इसमें मसाला है और इतनी इसमें वैचारिकता है प्रगाढ़ रूप से। लेकिन उसमें ये था कि वो लोगों को पढ़ने में बहुत मुश्किल होती थी, और कुछ स्टूडेंट्स मेरे मजाक करते थे उसको लेके कि सर हमें नींद नहीं आती तो हम ये पढ़ने लगते हैं, अपने आप नींद आ जाती है। तो पहले तो मैं चिढ़ता था इस बात से और पसंद नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ, इतना सुमन इस बात को बहुत अच्छी तरह कहती हैं। वो कहती हैं कि तुम लिखते समय कहीं ना कहीं ये मान लेते हो कि जो कुछ तुम्हें पता है वो तुम्हारे पाठक को भी पता है, ज़रूरी नहीं है कि पता हो। इसलिए जब तुम कोई इशारा कर रहे हो तो वो इशारा खोल के करो कि ये इशारा इस तरफ है। ये नहीं कि आपने एक इशारा कर दिया और मान लिया कि चूंकि मैंने ये इशारा अभिज्ञान शाकुंतलम की तरफ किया है तो पाठक को भी मालूम। दे विल रीड बिटवीन द लाइंस। यू हैव टू इंडिकेट सम प्लेसेस। तो उसकी वजह से फिर अर्पित, जैसे अकथ कहानी प्रेम की, जो एक सॉलिड एकेडमिक किताब है और उसमें काफ़ी सूचनाएं हैं, काफ़ी उस तरह के तर्क वितर्क हैं, लेकिन उसमें मैंने ये कोशिश की और एक अच्छा संतुलन मुझे लगता है कि मैं कायम कर सका, क्योंकि वो आलोचना की किताब थी और इतिहास वगैरह उसमें काफ़ी, और 2009 में वो छपी थी सितंबर में शायद, और 6 महीने के भीतर भीतर उसका दूसरा संस्करण आ गया था। बहुत बढ़िया। क्योंकि इस तरह की किताब आमतौर से ऐसे नहीं बिकती है, और आज 15-17 साल में तो मुझे याद नहीं है उसका शायद 7वां या 6ठा संस्करण इस समय चल रहा है। तो उसके बाद मैंने कोशिश से जारी रखी है। इस किताब में भी आप देखेंगे जी। कि इसे पढ़ने में आपको अपने दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, ये सही है, लेकिन इसका प्रोज वैसा डेंस नहीं है। ये कोशिश तो मैंने की है, क्योंकि ये बात ज़रूरी है, करनी चाहिए। जी जी। सर आपने यहाँ पर मैम की बात की कि वो आपको सजेस्ट करती हैं, और एज अ क्रिटिक भी वो आपके लिए बहुत मायने रखती हैं, लेकिन अगर घर की बात करें सर, आप जैसे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और मैम उस स्टेचर की कवित्री, तो घर पे मतलब सर जब विवाद होता होगा छोटे मुद्दों पर और बड़ी राजनीति पर, तो वहाँ पर सर क्या होता है? मतलब यूजुअली आम कपल में तो हस्बैंड सॉरी बोल के निकल लेता है, तो यही आपके साथ भी है कि वहाँ प्रोसेस कुछ अलग है? नहीं, हम लोगों का प्रोसेस वाकई अलग है। जी। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हूँ, और लोगों को लगता है, क्योंकि मैं थोड़ा एम्फेटिकली बोलता हूँ, लोगों को कई बार लगता है डांट देता हूँ, पब्लिक में भी मीटिंग वगैरह में भी कुछ कड़ी बातें कह देता हूँ। सुमन बहुत मृदु भाषणी है, बहुत सॉफ्ट है, लेकिन सुमन मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी की आप बात करें तो सुमन जैसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मैंने इक्का दुक्का ही और देखी है। और वो मृदु हैं, बहुत मधुर व्यवहार रहता है उनका, बहुत संतुलित रहती हैं, बट एज अ पर्सन शी इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये मैं उम्मीद ही नहीं कर सकता कि वो केवल झगड़ा ख़त्म करने के लिए सॉरी कह दें। जब तक वो कन्विंस नहीं हो जाएंगी मन ही मन, तब तक नहीं कहेंगी। जब तक वो मुद्दा रिजॉल्व नहीं होगा। नहीं, मुद्दा है तो रिजॉल्व हो जाए, वो जेन्युइनली माने कि उनकी गलती है। ठीक, यही मेरे साथ है। इसलिए हम लोग अब तो झगड़ते नहीं, क्योंकि अब एक हम में बहुत लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ गया है। अभी भी झगड़ते हैं, कई बार विवाद होते हैं, तो हम वो आसानी से सॉरी बोल के नहीं निकल जाते। हम अपनी पूरी समझ के साथ एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, और जब कन्विंस ना हो पाए तो हम भले ही उस बातचीत को त्याग दें, उस समय बैक बर्नर पे रख दें। नहीं, फिर रिज्यूम होती है। हो सकती है रिज्यूम, नहीं भी हो सकती है, भूल जा सकते हैं, लेकिन सॉरी वाला इजी ऑप्शन हम में से कोई नहीं अपनाता। क्योंकि मैं भी
आपसे पिंड छुड़ाने के लिए सॉरी कह सकता और मैं अगर आपसे सॉरी कहूँ तो आप समझ जाएंगे कि ये आदमी कन्विंस होकर नहीं कह रहा। मैं कहूँगा ठीक है यार सॉरी, मुझे माफ़ करो, तो आप समझ जाएंगे कि ये पिंड छुड़ाने के लिए कह रहा है। सुमन से मैं इस तरह नहीं करता, सुमन और सुमन भी नहीं करती। तो हम लोग जब सॉरी कहते हैं तो वी मीन के वी आर रियली सॉरी, बिना मीन किए हम नहीं कह देते। ये जरूर अंतर है। सर अब थोड़े से गंभीर मुद्दों पे आते हैं और यहाँ पर मैं आग्रह करूँगा कि राजनीति को अभी एक साइड पे रखेंगे। अगर सर धर्म की बात करें तो ये जो आइडेंटिटीज़ हैं कि कोई मुस्लिम है, मैं हिंदू हूँ, कोई क्रिश्चियन है, क्या इन आइडेंटिटीज़ के बिना ये दुनिया हम लोग कल्पना कर सकते हैं इस दुनिया की? और अगर कल्पना कर सकते हैं तो वो दुनिया कैसी होगी? क्या धर्म का कोई रेलेवेंस इस वक्त है? रेलेवेंस का आलम तो ये है भाई साहब कि जितना थोड़ा बहुत ध्यान मुझे है, जानकारी मुझे है, कम से कम मैंने अपने जीवन में ऐसी विचित्र प्रकार की धार्मिकता पहले कभी नहीं देखी जितनी पिछले 10-15 साल में देखी है। जिसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मीडिया के जरिए बहुत सारी चीज़ें तेज़ी से फैलती हैं। और ये केवल भारत के बारे में सच नहीं है, ये दुनिया के कई देशों के बारे में सच है। और दुर्भाग्य से वो जिस तरह की धार्मिकता का प्रसार हुआ है उसके नतीजे अच्छे नहीं हुए। जहाँ जहाँ इस तरह की धार्मिकता जिसकी चर्चा मैं अभी कर रहा हूँ, चाहे मान लीजिए वो तुर्की हो, चाहे यूएसए हो, चाहे भारत हो, इसके नतीजे अच्छे नहीं हुए। समाज में तनाव बढ़े हैं, समाज में परस्पर अविश्वास बढ़ा है, एक तरह की हिंसकता बढ़ी है। तो ये बहुत अच्छे नतीजे तो इसके नहीं हुए हैं। जहाँ तक धर्म विहीन समाज की बात है तो इसमें अर्पित मैंने इस किताब में भी लिखा है और मेरी बात पिछले 15-20 साल से जगह जगह कह रहा हूँ। धर्म क्या रोल प्ले करता है हमारे जीवन में? आमतौर से कह दिया जाता है, मतलब कुछ नेक इरादे वाले लोग कहते हैं धर्म व्यक्तिगत मामला है। धर्म व्यक्तिगत मामला नहीं है। धर्म बाय डेफिनेशन एक सामूहिक एक्टिविटी है। सांप्रदायिक अर्थ में नहीं कह रहा हूँ मैं, उस एक कम्युनिटी एक्टिविटी है, कम्युनिटी फीलिंग है। आप किसी ना किसी धर्म में जन्म लेते हैं। ये और बात है कि आप अपने धर्म का चुनाव नहीं करते और ना आपको करने का मौका दिया जाता है। आप जिस धर्म में पैदा हुए वो आप बन जाते हैं, लेकिन फिर आपके संस्कार उस तरह बनते हैं, आपकी भाषा उस तरह बनती है, और आप अपने आप को अपने धर्म से घोषित रूप से अलग कर भी लें तब भी आपकी पहचान का एक हिस्सा उस पहचान से जुड़ा रहता है। तो धर्म एक तो पहचान है। दूसरे, हर धर्म जो है वो सही हो या गलत, आज के अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, लेकिन नैतिक जीवन के कुछ नियम सुझाता है कि ऐसा करना ठीक है, ऐसा करना नहीं ठीक है। और यहाँ केवल यूनिवर्सल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कुछ नैतिक नियम ऐसे हैं जो केवल इस्लाम में आपको दिखेंगे, कुछ ईसाइयत में, कुछ हिंदू में, कुछ यूनिवर्सल भी हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक नैतिक नियम धर्म आपको, आपका धर्म आपको सिखाता है। फिर धर्म एक पावर स्ट्रक्चर है, और ये सारी ताकत धर्म को कहाँ से मिलती है? मेरी थीसिस ये है, ये बात मैं पिछले कई सालों से कह रहा हूँ। सबसे पहले मैंने अपनी किताब निज ब्रह्म विचार में इस बात पर विचार किया था। ये ताकत धर्म को मिलती है जो आपकी एक स्पिरिचुअल एंग्जाइटी है। और कुछ लोगों को स्पिरिचुअल शब्द से बड़े परेशानी होती है, मुझे खुद भी बहुत अच्छा नहीं लगता ये शब्द जो मैं कहना चाहता हूँ उसके लिए, लेकिन अगर कोई और शब्द आप ला सकें, क्योंकि स्पिरिचुअल से मेरा मतलब भगवान में विश्वास करने ना करने से नहीं है। मेरा मतलब ये है कि इस पूरे विराट अस्तित्व में आप मौजूद हैं, इसमें आपकी क्या औकात है, लेकिन फिर भी आप हैं, और आपकी एक खास जगह इसमें है। यानी ये निरंतर बढ़ता हुआ ब्रह्मांड जिसका ना अंत पता है ना आदि पता है, उसमें एक पुरुषोत्तम है, एक अर्पित है। क्या औकात है हमारी? ठीक है। लेकिन एक और संसार है जिसमें हमारी औकात बहुत है, हमारे परिवार का संसार। अपने परिवारों के लिए हम लोग केंद्रीय हैं। अपने मोहल्ले में हमारी एक औकात है, हमारे समाज में हमारी एक औकात है। इस सब के बीच में एक बाकी सबसे तो जुड़ने के आपके पास माध्यम है, ये जो विराट है इससे कैसे जुड़ें आप? इसी जुड़ाव को, इसी किताब में है वो, इस किताब में संयोग से है वो चीज़, इसी जुड़ाव को, इसी एहसास को आइंस्टाइन ने कॉस्मिक रिलीजन कहा था। ये जो एक कॉस्मोस में होने की फीलिंग है, इसको कैसे आप चैनलाइज करें? इससे पैदा होने वाली जो ज़रूरतें हैं,
जिसको हम स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस कहते हैं इस समय के समाज में। एक बात और ध्यान दीजिए, और इस इंसाइट के लिए मैं सुमन का आभारी हूँ। धर्म केवल डर से पैदा नहीं होता। धार्मिक भावना में एक बड़ा भारी रोल कृतज्ञता का भी होता है। आप केवल डर की वजह से मंदिर या मस्जिद नहीं जाते हैं। जब आपको कुछ उपलब्ध हो जाता है, आपको कुछ मिल जाता है, आपकी मनचीती नौकरी मिल जाती है, मनचीता ब्याह हो जाता है, तो आप शुक्रिया करने भी भगवान के पास जाते हैं, कृतज्ञता में आप जाते हैं। तो धर्म एक बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है, और उस कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन की जो ताकत है, वो उसकी जो हमारी आत्मा का वो पहलू है, हमारे एग्जिस्टेंस का वो पहलू है, जो हमें अन्य प्राणियों से अलग करता है, हमारी आत्मचेतना। मुझ में और एक मछली में फ़र्क ये है कि मछली नहीं जानती कि वो मछली है। मैं जानता हूँ कि मैं मनुष्य हूँ, और इसलिए मैं प्रकृति में होते हुए प्रकृति से अलग हूँ। मेरा प्रकृति के साथ संबंध वैसा ऑर्गेनिक नहीं है जैसा किसी पशु का है। मैं प्रकृति में हूँ और प्रकृति के विरुद्ध भी हूँ। प्रकृति के विरुद्ध जाकर ही मैंने संस्कृति का विकास किया है। प्रकृति से तो मैंने नग्न रहना सीखा था, मेरे पूर्वजों ने नग्न रहना सीखा था, समूह में रहना सीखा था। धीरे धीरे हजारों साल में हम सबके पूर्वजों ने, होमो सेपियंस ने, हम इवॉल्व हुए और कुछ के कुछ बन गए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो एक कॉस्मोस के साथ जुड़ने वाली बात है, प्रकृति के साथ आपके संबंध की बात है, प्रकृति के प्रति भय और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता की बात है। धर्म इन सब चीज़ों को कैरी करने का एक मुहावरा आपको देता है, पिरोता है। जब तक उस मुहावरे का विकल्प आप नहीं खोज लेते, धर्म नहीं जाएगा। और इसलिए ज़रूरी यह है कि धर्म का जो नैतिक पक्ष है, धर्म का जो यूनिवर्सल वैल्यूज वाला पक्ष है, बल उस पर दिया जाए, पहचानों पर बल कम दिया जाए। नहीं तो सर, क्या जिस नैतिकता की आपने बात की, जिस फिलॉसफी की आपने बात की, उसमें कहीं भी आपने मुस्लिम होना या हिंदू होना या क्रिश्चियनिटी की बात नहीं की अभी आपने। तो क्या सिर्फ इस सिंगुलैरिटी के साथ बात नहीं की जा सकती? क्या इस आइडेंटिटीज को हटाया नहीं जा सकता? नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि मेरा कहना यह है कि आइडेंटिटीज को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन आइडेंटिटीज के आधार पर दो काम नहीं होने चाहिए। एक तो लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए, और दूसरे पॉलिटिकल क्वेश्चंस रिजॉल्व नहीं किए जाने चाहिए। आप हिंदू हैं, बहुत खुशी की बात है, रहिए, आप बौद्ध हैं, रहिए, लेकिन आपकी जो सिटीजनशिप है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया में आपकी जो हैसियत है, या रिपब्लिक ऑफ एनी कंट्री, उसमें आपकी हैसियत के निर्धारण में इसका रोल न्यूनतम होना चाहिए। उसमें आपकी हैसियत सिटीजनशिप से तय होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ और एक सवाल जुड़ जाता है, वो सवाल है माइनॉरिटीज़ का। और आमतौर से माइनॉरिटीज़ की बात रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के संदर्भ में होती है, चाहे वो भारत हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे यूरोप का कोई देश हो। लेकिन माइनॉरिटीज़ केवल रिलीजियस नहीं होती, माइनॉरिटीज़ लिंग्विस्टिक भी होती हैं। इस बात को हम शायद भारत में अच्छी तरह नहीं समझ पाते, लेकिन मिसाल के तौर पर यूरोप में रिलीजन आपका एक है, प्रोटेस्टेंट हैं आप, लेकिन आपकी ज़ुबान अलग है। कैथोलिक हैं आप, लेकिन आपकी ज़ुबान अलग है। मान लीजिए फ्रांस डोमिनेंटली कैथोलिक देश है, और वहाँ कैथोलिक ही लोग रहते हैं ज़्यादातर, और फ्रेंच वहाँ की ज़ुबान है। अब वहाँ मान लीजिए कि रूस से या यूनान से कहीं से जाके कुछ प्रतिशत कैथोलिक बस गए हों या बस जाएं, तो रिलीजियस माइनॉरिटी तो नहीं होंगे, लेकिन दे विल बी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। ठीक बात। तो कोई भी डेमोक्रेटिक समाज, जैसे हमारे अपने संविधान में भी है, अपनी रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को एक कल्चरल प्रोटेक्शन देने का प्रॉमिस करता है। निभा पाता है नहीं निभा पाता है वो अलग बात है, लेकिन वो होता है। इन चीज़ों के अलावा धर्म की भूमिका राजनीति में न्यूनतम होनी चाहिए। लेकिन धर्म गायब हो जाएगा, ये कल्पना करना बेकार है। हो सकता है कभी गायब हो जाए, बहुत अच्छी बात होगी गायब हो जाए। तो अगर गायब होगा धर्म, तो उसी हालत में होगा अर्पित जबकि मनुष्य की जो स्पिरिचुअल एंग्जाइटी है उसको एड्रेस करने के कोई ऑल्टरनेटिव, और वो ऑल्टरनेटिव तरीके खोजे गए हैं, सोचे गए हैं। 19वीं सदी में खास करके लोगों ने इस पर जब गौर किया, तो जैसे संगीत, कला, लेखन, आप जब संगीत सुनते हैं अपनी मर्जी का और जैसा भी, तो आपको वैसी शांति नहीं महसूस होती जैसी मान लीजिए ध्यान लगाने में हो। क्या भजन एक संगीत नहीं है? क्या कव्वाली एक संगीत नहीं है?
क्या साम एक संगीत नहीं है? मैं क्रिश्चियन साम्स की बात कर जी रहा जी हूँ। जी। तो उसमें जो संगीत है, कला है, लेखन है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जिस तेज़ी से उस समय की सरकार ने, जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने आईआईटी बनाए, आईआईएम बनाए, साइंस इंस्टीट्यूट खड़े किए, उसी तेज़ी से, उसी अर्जेंसी के साथ उन्होंने साहित्य अकादमी बनाई, संगीत नाटक अकादमी बनाई, ललित कला अकादमी बनाई, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बनाया, फिल्म इंस्टीट्यूट बनाया, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी बनाई। ये सब इसी बात की कोशिश थी कि आपके सिटीजन की जो स्पिरिचुअल एंग्जाइटी है, स्पिरिचुअल एंग्स्ट है, उसके कुछ और चैनल भी खोजे जाएं, ताकि रिलीजन की जो मोनोपोली स्पिरिचुअलिटी पर है, इसको अगर बहुत मतलब इस सारी बात को अगर मैं एक सूत्र रूप में कहूँ तो धर्म एक सामाजिक ताकत के रूप में तब तक बना रहेगा जब तक उसकी स्पिरिचुअल एंग्जाइटी पर उसकी मोनोपोली खत्म नहीं हो जाती। स्पिरिचुअलिटी पर धर्म की मोनोपोली खत्म होगी तो धर्म के बुरे रूपों से मुक्ति की संभावना ज़्यादा होगी, और अगर स्पिरिचुअलिटी पर धर्म की मोनोपोली बनी रही तो धर्म के अच्छे और बुरे दोनों रूप बने रहेंगे। अच्छे बने रहें उसमें कोई हर्ज नहीं है, चिंता की बात यह है कि बुरे रूप भी बने रहेंगे, बल्कि वही आगे बढ़ते जाएंगे, वही हावी हो जाएंगे। सर इसी मुद्दे से संबंधित एक बहस हुई ललन टॉप पे, जहां लाइव ऑडियंस के तौर पे आप भी अवेलेबल थे, लिमिटेड ऑडियंस थी और उसमें आप भी थे। मैं था, हाँ। और आपने कुछ प्रश्न मैंने भी कुछ उठाए कहा भी वहाँ था, पे। हाँ। जी 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 जी। तो उस बहस को आप किस तरह समराइज करते हैं? मैं फ्रैंकली मानता हूं कि वो बहस गैर जरूरी थी। ये मेरी राय उस समय नहीं थी, मुझे लगा था कि हाँ अच्छी मज़ेदार बात होगी, बहस होगी, जाना चाहिए। लेकिन उस बहस में जिस तरह से वो संचालित हुई यानी जो मौलाना थे, उनके जो 7 लोग आए थे, वो बहस सुनने नहीं आए थे, वो बहस में अपने पक्ष को प्रोत्साहित करने आए थे। दूसरे, सौरभ ने बहुत अच्छी तरह संचालित की बहस, लेकिन उस बहस को सुनते हुए और उसमें बाद में सोचते हुए मुझे बार बार वो बात याद आई जो मैंने इस किताब में बाकायदा कहीं ना कहीं वो मेरे दिमाग में था। गांधी जी आस्तिक थे, ईश्वर विश्वासी थे। आस्तिक हालांकि टेक्निकली गलत शब्द है, लेकिन ईश्वर विश्वासी थे, मानते थे ईश्वर को, हम सब जानते हैं। और गांधी जी इस मामले में बिल्कुल क्लियर थे, अर्पित, कि ऐसा कोई तर्क संभव ही नहीं है जिससे ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध किया जा सके। बल्कि उन्होंने इस बात को और प्रोवोकिंग ढंग से एक जगह कहा कि ऐसा ईश्वर मेरे किसी काम का नहीं जो तर्क से बंधा हो। तो द वेरी आइडिया कि आप गॉड के एग्जिस्टेंस को तर्क से प्रूव या डिस्प्रूव कर सकते हैं, ये वेरी आइडिया इज फॉल्टी। तो बहस मेरे हिसाब से व्यर्थ की बहस थी। ऐसी बहसों का, और मैं चाहूँगा आपसे और आपके पाठकों से, ये किताब आप दिखाएंगे ही जी। ये मजबूती का नाम महात्मा गांधी, इसमें एक चैप्टर है। एक निरीश्वरवादी सज्जन थे, गोपू रामचंद्र राव। वो गांधी जी के बड़े अनुयायी थे, गांधीवादी थे, लेकिन निरीश्वरवादी थे। और उन्होंने गांधी जी से इस पर चर्चा करनी चाहिए। तो पहले गांधी जी ने कोई लिफ्ट नहीं दी, वो कतई उत्साहित नहीं थे, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन जब देखा कि गंभीर आदमी है, सामाजिक कर्म करता है, सीरियस है, तो उन्होंने चर्चा की। मैं आपके जरिए, इस पॉडकास्ट के जरिए दोस्तों से अपील करूंगा, खासकर नौजवान लड़के लड़कियों से, कि और कुछ पढ़ें या ना पढ़ें, वो चैप्टर जरूर पढ़ें। गांधी जी पक्के ईश्वरवादी, गोरा पक्के निरीश्वरवादी। परस्पर सम्मान के साथ जब चर्चा हुई, उस चर्चा का एक लक्ष्य था। उस चर्चा का लक्ष्य सिद्ध या असिद्ध करना नहीं था। उस चर्चा का ये लक्ष्य था कि जो अच्छे काम चल रहे हैं, जैसे छुआछूत का विरोध, जैसे स्त्रियों का एम्पावरमेंट, सांप्रदायिक सद्भाव की कोशिश, उनमें इस बहस का क्या योगदान है। इसलिए वो सार्थक बहस थी। ये जो बहस हुई, मुझे लगता है कि जावेद साहब ने उसका निमंत्रण स्वीकार करके ठीक नहीं किया। हालांकि जब मुझसे उस समय कहा गया था तो मैंने कहा था बहुत अच्छा हुआ। उस बहस के तुरंत बाद उस बहस के तुरंत बाद एक पत्रकार ने मेरी प्रतिक्रिया ली थी, शायद एक्सप्रेस किया किसने, और मैंने बड़े उत्साह से कहा था कि बहुत अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए और ऐसी बहसें होनी चाहिए। मुझे लगता है कि मैं उस समय गलत था। इस तरह की बहसों का कोई फायदा नहीं है। तो सर, जावेद साहब का पर्सनली क्या रिएक्शन था आपके साथ, कि मतलब, क्योंकि अब तो बहुत सी ऐसी बहसों में उन्हें देखा जा सकता है। मैंने उनसे पूछा नहीं। अच्छा। इसलिए नहीं पूछा, देखिए जावेद साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं
और जावेद साहब आप जानते हैं कि बहुत उत्साह के साथ ईश्वर के अस्तित्व का खंडन हर जगह जी। करते हैं, हर जगह लगे रहते हैं। जी। वो बहुत सलीके से बात करते हैं, बहुत विनम्रता से, बहुत तर्क के साथ, और ये इसलिए बहुत स्वाभाविक है कि रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड उनको मिला है। रिचर्ड डॉकिंस एक वैसे तो एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं, लेकिन उन्होंने भी निरीश्वरवाद का प्रचार करने का एक मिशन उनके जीवन का उन्होंने बना रखा है। अच्छा। और उनकी एक बहुत ही शानदार किताब है, आप ईश्वर में विश्वास करते हो ना करते हो, रिचर्ड डॉकिंस की ये किताब सबको पढ़नी चाहिए। कोई 20 बरस हो गए इस किताब को छपे हुए, द गॉड डिल्यूजन, बहुत महत्वपूर्ण किताब है। तो उन्होंने एक फाउंडेशन भी बना रखा है, रिचर्ड डॉकिंस फाउंडेशन, और उसमें वो उन लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, सम्मानित करते हैं जो निरीश्वरवाद का सक्रिय प्रचार करें। तो भारत से जावेद अख्तर अकेले हैं जिनको वो अवार्ड मिला है। तो जावेद अख्तर उसका वो पैशन है, वो उत्साह से करते हैं। मैं चूँकि ईश्वर के अस्तित्व को लेकर मेरी अपनी अलग तरह की धारणाएँ हैं, अलग तरह की समझ है, मैं इस पर किसी से बहस नहीं करता। जी। और मैंने इस बहस के बारे में, बहस जब हो गई उसके बाद जावेद से इस बारे में पूछा भी नहीं। जी। तो मुझे नहीं पता कि बहस हो जाने के बाद जावेद की क्या फीलिंग है, मैं क्या नहीं कह सकता। यहाँ पर एक चीज़ और समझना चाहूँगा सर कि आप लोगों की, इंटेलेक्चुअल्स की अपनी एक लीग है, एक कम्युनिटी आप लोगों की भी है, और आप लोग की आपस में चर्चाएं होती हैं, एक दूसरे से आप लोग सीखते हैं, जानते हैं। लेकिन एक आम इंसान जिसकी इतनी समझ नहीं है, इतनी पढ़ाई नहीं है और भाषा पे उतनी कमांड नहीं है, वो जब कोई एक ऐसा प्रश्न पूछता है जो आपके हिसाब से शायद उस लेवल का ना हो, तो आपकी लीग कैसे रिस्पॉन्ड करती है उसे? लीग का मुझे नहीं पता, आप मुझसे पूछिए मैं कैसे जी। रेस्पॉन्ड करता हूँ, ये सवाल व्यक्ति का है। जी। अगर सवाल सवाल की तरह पूछा गया है, देखिए सवाल, ओके, आप जानते हैं पिछले 10-12 साल में दुनिया में और खासकर हमारे देश में एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या हुआ है। अज्ञान पर गर्व करना सीखा है लोगों ने। पहले लोग अज्ञान पर लज्जित होते थे, संकोच होता था कि हम नहीं जानते हैं। अब लोग अज्ञान पर गर्व करते हैं। हर वो व्यक्ति जिसको लैपटॉप या मोबाइल पर उंगलियां चलाना आता है, वो किसी को कुछ भी सिखा सकता है। मैं कोई इस तरह की टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन डीमोनेटाइजेशन पर जब आप अमर्त्य सेन के विरुद्ध खली को खड़ा करते हैं या अक्षय कुमार को खड़ा करते हैं, आप किसी भगवती को खड़ा कीजिए, ऐसे किसी इकोनॉमिस्ट को खड़ा कीजिए जो उस मामले को जानता हो, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को समझता हो, वो कहे कि नहीं साहब डिमोनेटाइजेशन बहुत अच्छी चीज़ है। वो तो मिला नहीं कोई। और आज हालत ये है कि ये सरकार जो हर बात को इवेंट में तब्दील कर देती है, डीमोनेटाइजेशन को याद तक नहीं करती। हम जैसे शरारती लोग याद दिलाते हैं कि डीमोनेटाइजेशन इस दिन हुआ था। जी। क्यों? क्योंकि आप अपनी एक तरंग में, अपने एक जोश में आपने कुछ कर दिया और समाज में आपने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि विरोध किया तो एंटी नेशनल हो गए, एंटी हिंदू हो गए, और फिर हर ऐरा गैरा नत्थू खैरा अमर्त्य सेन को ज्ञान देने लगा। इस तरह की भंगिमा से अगर कोई सवाल करता है तो मैं पहले तो कुछ रिएक्ट करता था, मैं रिएक्ट ही नहीं करता। आपके इस पॉडकास्ट पर भी आप देखेंगे कि जो कमेंट्स आएंगे मैं उस पर किसी पर रिएक्ट नहीं करूँगा। करूँगा इक्का दुक्का पर रिएक्ट करूँगा तो वहाँ रिएक्ट करूँगा जहाँ या तो सच्ची जिज्ञासा के साथ सवाल पूछा जा रहा है, जानने का इंटेंशन, या तर्क के साथ खंडन किया जा रहा है। ठीक बात। इन दो चीज़ों के साथ कोई बात हो तो बात हो, वरना मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। बहुत उम्दा। क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा, जी। दुनिया का कोई व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि वो सब जानता है जी। या उसकी सारी बातें सही हैं। ज्ञान असल में अर्पित एक, जिसको कहते हैं कलेक्टिव परस्यूट है, एक सामूहिक प्रयत्न है। लेकिन इस सामूहिक प्रयत्न में आप अज्ञान का महिमा मंडन करने लगे, मूर्खता का महिमा मंडन करने लगे, मूर्ख होने को गौरव का विषय मानने लगे, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म जैसे फ्रेज का इस्तेमाल होने लगे और उसका प्रचलन होने लगे। यानी आप मेरे तर्कों का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, आप मेरे तथ्यों का खंडन नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं टेररिस्ट हो गया, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट। तो ऐसी स्थिति में मैं एंगेज नहीं करता। क्लियरली कम्युनिकेटेड सर। आपकी एक किताब अभी पब्लिश हुई है, मजबूती का नाम महात्मा गांधी, और अभी तक हम सब सुनते आते थे मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ये एक अलग पर्सपेक्टिव है और अभी आई है और बहुत सी चर्चाओं का केंद्र बन चुकी है।
ज़्यादातर लोग जो आपको जानते हैं, आपको फॉलो करते हैं, या तो पढ़ चुके होंगे या प्रोसेस में ही होंगे। लेकिन सर बहुत सी ऐसी जनता है, बहुत से ऐसे युवा हैं जो पढ़ने में उतना रुचि नहीं रखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ ठीक लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो कुछ एक ऐसी वजह सर इसे दीजिए जिससे युवा इसे पढ़ें। देखिए, जहाँ तक पढ़ने की बात है तो एक तो ये कि युवा अगर इस तरह के पॉडकास्ट ही देखें तो बहुत कुछ भला हो जाएगा। और वैसे भी आजकल क्या कहते हैं उसको, ऑडियो बुक्स भी आने लगी हैं। जी, किताब भी शायद ऑडियो में उपलब्ध हो गई होगी, नहीं तो हो जाएगी। लेकिन जो मूल प्रश्न है आपका वो अपनी जगह सही है कि पढ़ना नहीं चाहते लोग। जी, और जैसे आपने कहा कि वजह दीजिए, तो वजह मैं ये दे सकता हूँ कि अगर आप अपने खुद के वर्तमान और भविष्य को लेकर सोचते हैं कि आप खुद किस तरफ जा रहे हैं, आपका समाज किस तरफ जा रहा है। अर्पित, जब समाज में एक तरह से सेंसिटिविटी कम होने लगती है, क्रूरता नॉर्मलाइज होने लगती है, आप कल्पना कीजिए अर्पित, मैं केवल ऐसे ही एट रैंडम उदाहरण दे रहा हूँ। एक नगर है जिसको 3-4 साल लगातार देश का स्वच्छतम नगर होने का अवार्ड मिलता है, और वहाँ 30 लोग मरते हैं। किस कारण? बल्कि 30 से ज़्यादा। मल मिला जल पीने के कारण। कोई इस्तीफा हुआ? किसी एमएलए का, किसी मंत्री का इस्तीफा हुआ? किसी ने कोई चिंता प्रकट की? पत्रकार ने सवाल पूछा तो मंत्री जी घंटा कह के निकल लिए? ये एक घटना नहीं है, ऐसी हजारों घटनाएं हो सकती हैं। हर पार्टी के शासन में हो सकती है। मैं कोई किसी पार्टी को सिंगल आउट नहीं कर रहा। लेकिन जो चीज़ मुझे चिंतित करती है वो ये कि अटर लैक ऑफ सेंसिटिविटी। एक निर्भया कांड हुआ था, सारा देश उत्तेजित हो गया था। क्या वैसे कांड होना बंद हो गए? क्या वैसी ब्रूटलिटी बंद हो गई? कहने का मतलब ये कि क्रूरता का साधारणीकरण, मूर्खता का साधारणीकरण और उसकी स्वीकृति, अगर इन चीज़ों से आप चिंतित हैं, जो कि होना चाहिए आपको, तो फिर ये किताब पढ़िए। आप इस किताब के हर आर्गूमेंट से सहमत नहीं होंगे, हो सकता है कि पूरी किताब आपको गलत लगे, लेकिन फिर भी ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ विनम्रता के साथ कि किताब आपको सोचने के लिए मजबूर तो करेगी। बहुत उम्दा सर। सर आपकी एक और किताब है नाकोहस, जो काफ़ी पहले आई, 10 साल पहले आई, और उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, लेकिन आपकी परिकल्पनाएं बहुत एडवांस थी। उस वक्त वो सिर्फ परिकल्पनाएं लग रही थी, लेकिन आज जिस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी में, वो सारी चीज़ें सच होती दिखाई दे रही हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे वो आभास आ रहे थे आपको, कैसे लिखा सर आपने वो? नाकोआ से एक तो आप जानती हैं कि एक्रोनिम है, वो पूरा है नेशनल कमीशन ऑफ हर्ट सेंटिमेंट्स। और उसके लिखने की तात्कालिक प्रेरणा तो ये थी, और वो पिछले 15 साल से मेरे दिमाग में चल रही थी बात। मैंने 2003 में जनसत्ता में एक लेख लिखा था, आहत भावनाओं का राष्ट्रीय आयोग। क्योंकि कोई घटना कहीं हो गई थी, एक प्रोफेसर, यानी हुआ ये था, देखिए बहुत मज़ेदार बात थी। एक सज्जन अमेरिका से आए, उन्होंने शिवाजी पर रिसर्च की, उनकी किताब छपी तो उसमें कुछ आपत्तिजनक बातें थीं। वो तो रिसर्च करके किताब छपवा के चलते बने चले गए। उन्होंने रिसर्च की थी भंडारकर इंस्टीट्यूट में बैठकर पुणे में। तो लोग पहुँचे और भंडारकर इंस्टीट्यूट में तोड़फोड़ हुई, पांडुलिपियाँ फाड़ दी गई, चित्र फाड़ दिए गए और मारपीट हुई। अब भंडारकर, देखिए इस समाज की ये बड़ी भारी विडंबना है। भंडारकर इंस्टीट्यूट वो जगह है जहाँ हजारों पुरानी पांडुलिपियाँ संकलित हैं। भंडारकर इंस्टीट्यूट वो जगह है जिसके द्वारा संपादित और प्रकाशित महाभारत का संस्करण सर्वाधिक प्रामाणिक संस्करण माना जाता है। भंडारकर एडिशन या पुणे एडिशन उसको कहते हैं। और वहाँ ये तोड़फोड़ हुई क्यों? वो प्रोफेसर वहाँ बैठ के काम कर रहा था। यानी मैं एक प्रोफेसर हूँ और बतौर काम के अपने रिसर्च के लिए मैं ब्रिटिश लाइब्रेरी में बैठा हूँ, और मेरे किसी वक्तव्य से, मेरी किताब से ब्रिटिश जनता की भावनाएं हाथ हो जाती तो मालूम पड़ा ब्रिटिश लाइब्रेरी पे हमला कर दिया। एनीवे, एक मूर्खता तो थी जी। तो मुझे लगा कि ये जो आहत भावनाओं का खेल है ये कहाँ तक जाएगा। तो मजे मजे में मैंने कल्पना की कि एक आहत भावनाओं का राष्ट्रीय आयोग गठित कर दिया जाए। फिर वो बात आई गई हो गई, मैं और कामों में लग गया।
लेकिन 15-16 तक आते आते अर्पित मैं रियलाइज करने लगा था कि जिस तरफ हमारा समाज जा रहा है, और मैं फिर से कहूँ कि मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा साहब, दिल्ली में महिलाओं को परेशान करने की उस तरह की घटनाएं बहुत होती हैं, तो किसी को ये नहीं सूझा कि लड़कों को सेंसिटाइज किया जाए, लड़कों को तमीज़ सिखाई जाए या किया जाए। एकमात्र समाधान जो तत्काल सूझा वो सीसीटीवी हर जगह लग जाए, लगे, हमें भी लगाने पड़े, आपको भी लगाने पड़ेंगे, सबको लगाने पड़े, लेकिन क्या वो वाकई समाधान है? क्या सीसीटीवी असल में एक बेहद डरे हुए समाज का, और जिस समाज में ट्रस्ट लगभग खत्म हो गया है, उस समाज का रूपक नहीं है? आपने बात की कल्पना की, तो मनुष्य की सबसे बड़ी फैकल्टी तो कल्पना ही है एक तरह से। देखिए, अगर स्मृति और कल्पना ना हो तो मनुष्य नहीं होगा। ठीक बात। हम पढ़ लिख पाते हैं क्योंकि स्मृति है, वरना जो बचपन में ABCD सीखी थी वो भूल जाए तो वहीं के वहीं। ठीक बात। स्मृति है तो आज हम पढ़ लिख पाए हैं, ज्ञान कर पाए हैं, याद रख पाए हैं। कल्पना जो कुछ है, जो आपने देखा है, उसके आधार पर और उसके आगे भी जो कुछ पढ़ा है, कल्पना से ही मनुष्य की प्रगति होती है। कल्पना इतिहास का निर्माण करती है। मनुष्य ने कल्पना की कि हम हवा में उड़ेंगे, यूरोप में भी की, चीन में भी की, हमारे यहाँ भी की, सब जगह की। 20वीं सदी तक आते आते मनुष्य उड़ने लगा हवा में। मनुष्य ने कल्पना की कि ऐसी एक स्थिति आएगी कि हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम बैठे रहेंगे, सब कोई और कर देगा। वो स्थिति बन चली है धीरे धीरे। हर काम के लिए रोबो उपलब्ध हो गए, एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल काम के लिए AI उपलब्ध हो गया। लोग, कल ही से एक सज्जन मुझे बता रहे थे कि मैं तो अपनी किताबें AI से लिखता हूँ और बहुत सहज रूप से बता रहे थे, उनको कोई परेशानी नहीं थी बताने में। तो ये जो चीज़ें हैं, इनका जाहिर है कि वो अच्छा पहलू तो हमें तुरंत दिखता है और आरंभिक रूप में बहुत अच्छा लगता है, और इसीलिए गांधी जी रिलेवेंट हो जाते हैं। इनके कुछ बहुत बुरे पहलू भी हैं। आप हवाई जहाज से उड़ने लगे और सब कुछ बहुत आसान हो गया, लेकिन फिर फॉसिल फ्यूल का क्या हो रहा है? आपकी रफ्तार बहुत बढ़ गई, आपकी कारों में सुविधाओं का दिनों दिन बढ़ाव होता जा रहा है, लेकिन फिर वही फॉसिल फ्यूल का क्या हो रहा है? जो स्पेस अवेलेबल है उसका क्या हो रहा है? तो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई बहुत सी चीज़ों की कल्पना की जा सकती है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं बचपन से ही बड़ा एकांत प्रिय व्यक्ति था, बैठ के देखता रहता था, और आकाश में सब बच्चों की तरह, ये कोई अनोखी बात नहीं है, लेकिन मुझे आज तक याद है कि आकाश में मुझे कभी हाथी नज़र आते थे बादलों में, कभी घोड़े नज़र आते थे, कभी अपने मोहल्ले के कोई दुष्ट चाचा जी नज़र आते थे। तो वही कल्पना जो है, उस तरह की कल्पनाएं नाखुश में प्रकट हो गई, और दुर्भाग्य से, मैं दुर्भाग्य कहूँगा उसको, कि उनमें से बहुत कुछ अब सच होता सच हो रहा। सर, यहाँ पर एक और प्रश्न कि किसी भी एक, जिनको हम इंटेलेक्चुअल पर्सन कहते हैं, उनके लिए उनकी नॉलेज का कोरम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या समझ का कोरम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? एक्सपोजर ज़्यादा होना चाहिए, जानकारी ज़्यादा होनी चाहिए, नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए, या समझ जो उनको एनालिसिस करती है और डिलीवर करती है? सबसे पहले तो जिज्ञासा ज़्यादा होनी चाहिए और विनम्रता। सुकरात के बारे में एक चुटकुला कहा जाता है कि उन्होंने एक बार ये तय किया कि पता लगाएं कि एथेंस में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन है। तो सर्वे करना उन्होंने शुरू किया, लोगों से पूछा, बोले हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, हमें ये मालूम है, वो मालूम है। अंत में सुकरात इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि संभवतः एथेंस में सर्वाधिक बुद्धिमान मैं ही हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं क्या नहीं जानता। ठीक है ना? ठीक बात। तो आपने कहा कि ज्ञान और नॉलेज या कॉमन सेंस या जो भी कहिए, सहज बोध, ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, और आपका सहज बोध और आपका विवेक आपके ज्ञान से जुड़ा हुआ है, उससे प्रभावित होता है। लेकिन इन दी अल्टीमेट एनालिसिस आपका सहज बोध, आपका ऑब्जर्वेशन, आपका अनुभव वो अधिक महत्वपूर्ण है। वरना ज्ञान केवल पुस्तकीय ज्ञान बन जाता है, और पुस्तकीय ज्ञान का कोई मतलब नहीं रह जाता। पुस्तकीय ज्ञान और पुस्तकीय ज्ञान कई बार जो है बड़े ज़बरदस्त डॉगमा का आधार बन जाता है। जब गैलीलियो ने कुछ कहा पादरियों से कि भाई साहब जो आप कह रहे हैं वो नहीं है बल्कि कुछ और है, तो पादरियों ने कहा कि तुम जो भी कहते रहो, चर्च फादर तो जो लिख के रख गए वो लिख गए। ठीक बात है। तो वहाँ ज्ञान
उस तरह का ज्ञान असल में ज्ञान के विकास के मार्ग में एक बाधा बन जाता है। तो आपका सहज बोध बेहद महत्वपूर्ण, लेकिन वो सहज बोध निरंतर विकसित होता रहना चाहिए। मेरा जो सहज बोध, आज मैं 70 बरस का हूँ, तो मेरा जो सहज बोध 7 बरस, 17 बरस, 27 बरस, 37 बरस, 47 बरस चलेगा 67 बरस की उम्र तक था, अगर उसमें कोई विकास नहीं हुआ है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो देयर इज अ प्रॉब्लम। फिर मुझे उस पर सोचना चाहिए। सर, आपकी तो बहुत सी कृतियां हैं, सबकी कुछ ना कुछ फेवरेट होंगी, लेकिन आपकी अपनी कृतियों में से आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, और कुछ और बुक्स जो आप रेकमेंड करना चाहें हमारे दर्शकों? मेरी अपनी जो फेवरेट बुक है वो भी लिखी नहीं गई है। मेरी अभी तक की जो भी किताबें हैं जी उनमें से कोई भी किताब ऐसी नहीं है कि मैं कह दूं कि फेवरेट। जी हर किताब में आलोचक कई बार बता देते हैं तो अच्छा लगता है। आलोचक बताएं ना बताएं, अपनी हर किताब की कमी सबसे पहले मैं जानता हूँ। और पुनः मैं कहूँ, सुमन इस बात को लेकर बड़ा वो करती हैं, प्रशंसा करती हैं मेरी। ये किताब मैं 1.5-2 महीने बाद जब पढ़ूंगा, अभी तो मैंने लिख दी और अब मैं बीच बीच में कभी बात करनी हो तो उलट पलट कर देखता हूँ, लेकिन जिसे मैं खुद पढ़ना कहता हूँ, जब मैं बाकायदा एक पेंसिल और नोटबुक लेकर इस किताब को पढ़ने बैठूंगा तो इसका सबसे कठोर आलोचक मैं ही होऊंगा। और मुझे उस समय मालूम होगा कि इसमें क्या चीज़ छूट गई, क्या खामखामे आ गई, क्या किसी और तरह से कही जा सकती थी। तो ये है। अब आपने कहा कि दूसरों की लिखी हुई किताबें जो मुझे लगता है कि लोगों को पढ़नी चाहिए, तो उसमें 2-3 तो क्लासिक्स हैं जो मैं हमेशा कहता हूँ, हर पॉडकास्ट में और क्लासरूम में भी कहता था, जो हर व्यक्ति को जहाँ तक संभव हो सके पढ़ ही लेनी चाहिए। एक है रविन्द्रनाथ ठाकुर का उपन्यास गोरा, एक है जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया या भारत की खोज या हिंदुस्तान की कहानी, एक है दास्ताएवस्की का उपन्यास ब्रदर्स कारामाजोव, और एक है मेरे परम प्रिय लेखक अम्बर्टो इको का उपन्यास नेम ऑफ द रोज। अनिवार्यतः पढ़ने चाहिए जी। रिसेंटली आई हुई किताबों की अगर बात करें तो क्लासिक्स हो गए। नेम ऑफ द रोज इनमें सबसे बात का है और उसको भी छपे 50 साल हो गए अब। रिसेंटली आई हुई किताबों में मैं कहूँगा आपके दर्शकों से कि कृष्ण कुमार की पुस्तक आई है थैंक यू गांधी, वो स्वयं उसका हिंदी अनुवाद भी कर रहे हैं, जल्दी आ जाएगा और अंग्रेजी में तो उपलब्ध है ही, वो ज़रूर पढ़नी चाहिए। सर, आपके पास तो अभी और मौके हैं शाम को, लेकिन हमारे पास आपके साथ बहुत कम समय है। मन तो कर रहा है घंटों तक आपसे बात करें जितना मौका मिला है, लेकिन समय की वजह से एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। जिस तरह आपकी पर्सनैलिटी है, आप एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, आपके पास एक्सपोजर है, आपके पास एक कम्युनिटी आपके साथ है, एक नेता के तौर पर आप अपने आप को कैसा देखते हैं, और क्या कभी मौका मिले तो एक्टिव पॉलिटिक्स में आप जाना चाहेंगे? मैं अभी भी एक्टिव पॉलिटिक्स में जी। एक्टिव, देखिए इसलिए कहते हैं कि जो हमारे समाज में कुछ प्रचलित फ्रेजेज हैं उन पर पुनर्विचार करना चाहिए। एक्टिव पॉलिटिक्स का एक ही रूप नहीं होता जी। पार्टी पॉलिटिक्स इज नॉट द ओनली फॉर्म ऑफ एक्टिव पॉलिटिक्स। जो मैं और मेरे जैसे तमाम लोग कर रहे हैं और करते रहे हैं कई वर्षों से, चाहे लेफ्ट विंग से चाहे राइट विंग से, वो सब एक्टिव पॉलिटिक्स है। हम जब समाज के सत्ता तंत्र को अपने ढंग से प्रभावित करने का प्रयत्न कर रहे हैं तो हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। गांधी जी, बहुत गहरी इंसाइट्स थी अर्पित गांधी जी की इन चीज़ों में। गांधी जी से जैसे कई आजकल अपने आप को गांधीवादी लोग कहने वाले लोग कहते हैं सेवा 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 करेंगे, राजनीति नहीं करेंगे, तो गांधी जी ने छूटते ही कहा था कि हर सेवा में एक राजनीति होती है। एवरी सर्विस इम्प्लाइज पॉलिटिक्स। आप छुआछूत के समर्थन में काम कर रहे हैं तब भी आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, छुआछूत के विरोध में काम कर रहे हैं तब भी आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप स्त्रियों को अधिकार देने के पक्ष में काम कर रहे हैं, विपक्ष में काम कर रहे हैं, या लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, यू आर डूइंग पॉलिटिक्स। तो इस तरह मैं अपने आप को एक्टिव पॉलिटिक्स में ही मानता हूँ। जब से मैंने होश संभाला तब से एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ। रही बात पार्टी पॉलिटिक्स की, तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं उसके लिए नहीं बनूँ। पार्टी पॉलिटिक्स में कुछ, और मैं कोई बुराइयों की बात नहीं कर रहा जी, लेकिन अगर आप पार्टी पॉलिटिक्स में होते हैं और चुनाव लड़ते हैं और ये सब करते हैं तो उसका एक डायनेमिज्म होता है, उसके डायनेमिक्स होते हैं, और वो उसके में अनुकूल नहीं। बाकी मैं हूँ एक्टिव पॉलिटिक्स में और रहूँगा, और कभी भी ऐसी कोई स्थिति हो, मान लीजिए कोई सरकार कहे कि साहब फलानी चीज़ पे आपकी राय चाहिए, ज़रूर दीजिए राय। सर, कबीर के ऊपर आपने बहुत कुछ लिखा है, बहुत पढ़ा है, और आपकी बहुत वृहद रिसर्च है,
तो कुछ दो लाइनें जो आप कबीर के बारे में कहना चाहें हमारे दर्शकों से कि उन्हें क्यों पढ़ा जाए, और अगर समराइज करना चाहें इतना वृहद अनुभव कबीर के बारे में आपका, तो आज जो हालत है हिंदुस्तान में या दुनिया भर में, उसमें राम और अल्लाह ये दो शब्द जो हैं वो जैसे परस्पर विरुद्ध लड़ रहे समूह की वॉर क्राई में बदल दिए गए। और आज ही नहीं, कई सालों से जय श्री राम या हर हर महादेव और अल्लाह अकबर, तो जैसे वॉर क्राई है, दो आर्मी जैसे जी लड़ रही हैं, वॉर क्राई है। कबीर की एक पंक्ति याद आती है ऐसे में, एक पूरा पद है जिसकी अंतिम पंक्तियां हैं, उस पद में शुरुआत की पंक्ति भी याद रखने लायक है। जेती औरत मर्दा कहिए सब में रूप त्यारा। कबीर अपने राम को एड्रेस कर रहे हैं, अपने प्रिय को, कि संसार में जितने भी औरत मर्द हैं वो सब तुम्हारे ही रूप है। जेती औरत मर्दा कहिए सब में रूप त्यारा। एक बात, पद समाप्त होता है, कबीर पंगड़ा अलह राम का सो हरिगोर पीर हमारा। पंगड़ा यानी बच्चा। तो कबीर कह रहे हैं कि कबीर जो है वो अल्लाह का भी बच्चा है, राम का भी बच्चा है, और वही हमारा गुरु है, वही हमारा पीर है। और वो जो राम और अल्लाह है उसे मैं संसार के हर स्त्री पुरुष में देखता हूँ। जेती औरत मर्दा कहिए सब में रूप त्यारा। मुझे लगता है कि कबीर को इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि हम, कबीर अकेले नहीं, ऐसे कई लोग हैं, लेकिन चूंकि आपने कबीर के बारे में कहा, तो कबीर को इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि हम अपनी खोती जा रही मनुष्यता को बचाने में उनसे कुछ मदद पा सकें। बहुत उम्दा सर, बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और यही हम अपने पॉडकास्ट की समाप्ति करते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत धन्यवाद दोस्तों कि आपने ये एपिसोड पूरा देखा। आप में से बहुत से लोग प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी को पहले से ही जानते, पहचानते, पढ़ते और सुनते रहे होंगे। आप में से जो लोग प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी से परिचित नहीं हैं, उनके लिए बता दें कि प्रोफेसर अग्रवाल न केवल देश बल्कि विश्व में प्रसिद्ध जाने माने लेखक, शिक्षक और एक जन बुद्धिजीवी के रूप में भी आप बेहद लोकप्रिय हैं। प्रोफेसर अग्रवाल ने लंबे समय तक जेएनयू में अध्यापन किया है और वर्षों तक संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के मेंबर रहे हैं। इसके अलावा प्रोफेसर अग्रवाल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के विल्सन कॉलेज में ब्रिटिश एकेडमी फेलो हैं। सर की उपलब्धियां और उनके योगदान की एक लंबी सूची है, जिनमें से कुछ का जिक्र हमने यहां किया है। आपकी कई किताबें जैसे नाकोहस, अकथ कहानी प्रेम की, कौन है भारत माता और हाल ही प्रकाशित मजबूती का नाम महात्मा गांधी खूब चर्चा में रही हैं। एक ओर प्रोफेसर अग्रवाल लेखक और आलोचक के रूप में अपना महत्वपूर्ण योगदान अपनी किताबों के जरिए देते हैं, वहीं सोशल मीडिया पर भी देश और समाज के जरूरी मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं। यही वजह है कि प्रोफेसर अग्रवाल देश के एक ऐसे बुद्धिजीवी हैं जिन्हें जन बुद्धिजीवी के रूप में यह समाज देखता है, जिनकी विद्वता का सम्मान एकेडमिक जगत में तो है ही, साथ ही आम जनता भी जिनसे बेहद प्यार करती है और एक जुड़ाव सा महसूस करती है। तो दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग वर्थ वॉचिंग वीडियोस आपके लिए लेके आ पा रहे हैं। प्लीज हमें सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।